नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक पर आपका स्वागत है। मेरे साथ आज आए हैं सिंह इज किंग। जी हाँ, दिल्ली के वो सिख जिन्होंने दिल्ली पुलिस की नाक में दम कर रखा है। और आखिर क्यों दिल्ली पुलिस के पीछे पड़े हैं, सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं। मंजीत जी, आपका स्वागत है क्राइम तक पर। मैं जानना चाहूंगा आखिर दिल्ली पुलिस से आपकी क्या दुश्मनी है? सर, दुश्मनी कुछ नहीं है। जो दिल्ली पुलिस आईपीसी के अलावा, दिल्ली पुलिस एक्ट के अलावा सीआरपीसी के अगेंस्ट जाकर सारे कार्य कर रही है, तो हमको हम्म रोकने का थोड़ा सा प्रयास किया जा रहा है। हम्म नहीं नहीं, ये शुरुआत कैसे हुई? आखिर दिल्ली पुलिस से आप इतना खफा कैसे हो गए और ये मुहिम कैसे चला दी? मैं आपको बता दूं दर्शकों कि मंजीत सिंह चुग ने एक नहीं सैकड़ों मामलों में कई सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को अदालतों के चक्कर कटवाए हैं। ना सिर्फ डीसीपी, जॉइंट सीपी, स्पेशल सीपी तक के ऑफिसर्स जो हैं, मंजीत सिंह का जो एक टेरर है साउथ डिस्ट्रिक्ट में, उससे डरते हैं। और मैं जानना चाहूंगा मंजीत जी से ही कि सर, ये शुरुआत कैसे हुई थी? आखिर इतनी दुश्मनी क्यों पुलिस वालों से? सर, 2001 की बात है। हमारे साउथ एक्स पार्ट 1 इलाके में जहां मैं रहता हूं, हम्म वहां पर अवैध शराब बिक्री का धंधा बहुत चल रहा था। हम्म सड़कों पर खुलेआम जूस की रेडियों पर, ठेकों के बाहर अवैध शराब हम्म भी बिकती थी, हम्म जिसकी शिकायत हमने अजय राज शर्मा साहब से की थी। हम्म उसके बाद इन्होंने, इंस्पेक्टर अशोक कुमार, दो सब इंस्पेक्टरों ने मिलके मेरे खिलाफ और मेरे फादर के खिलाफ 308 का मुकदमा 2002 में दाखिल किया, हम्म जो कि थोड़े दिनों बाद खुलासा हुआ। 30 दिन में ये सारे पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हम्म और मैं इस केस से बरी हुआ। हम्म बरी के बाद मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को अप्रोच किया कि हम्म भी ये केस मेरे खिलाफ झूठा बना है, तो आप हम्म इसमें प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दीजिए। तो हम्म माननीय उपराज्यपाल साहब ने इन चारों पुलिस वालों के खिलाफ सैंक्शन ग्रांट की, और उसके बाद भी दिल्ली पुलिस ने अपनी कामयाबी जो वर्किंग है, अपने अफसरों को बचाते हुए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसके लिए हम्म मुझे इन पर्सन, थोड़ी हाथ टाइट था, इन पर्सन मुझे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटकाना पड़ा। और हम्म अदालत अब इस केस को खुद हैंडल कर रहा है। खुद ही हम्म कंप्लेंट हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट को भेजी हुई है, और वो आज तक, मैं तो 4 साल में बरी हो गया, आज इस केस को 18 साल हो चुके हैं, 20 साल, और अभी तक ये केस पेंडिंग है और पुलिस वालों के खिलाफ चल रहा है। उसके बाद दौर जारी रहा, कुछ एक्सपीरियंस मिले। दिल्ली पुलिस एक्ट लिखा हुआ है, सीआरपीसी लिखी है, दिल्ली पुलिस कहीं भी किसी भी लेवल पे काम नहीं कर रही। सिर्फ मेरा मामला नहीं है, आप ये देखें कि दिल्ली के अंदर कितने लोग दिल्ली पुलिस द्वारा सताए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली का एक मामला मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारी शिकायत पर चीटिंग का मामला साउथ डिस्ट्रिक्ट डीसीपी ने दर्ज कराना था। लेडी महिला है हमारी डीसीपी यहाँ की, बेनिता मैरी जैकर। सारे पेपर अप्रूव हो गए, लीगल ओपिनियन आ गया, लेकिन वो मंजीत सिंह की भी पुलिस के खिलाफ बोलता है, इसलिए हमने ये केस दर्ज नहीं करना। उन्होंने उलट इंक्वायरी शुरू कर दी। मैं उच्च अधिकारियों के पास गया, स्पेशल सीपी के पास गया, जॉइंट सीपी के पास गया। मैंने कहा जनाब, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि हर केस के लिए मैं कोर्ट में जाऊं, तो ये मुकदमा दर्ज करें। लेकिन कोई आईपीएस है, तो आईपीएस ने आईपीएस को सपोर्ट करी और मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जिसके लिए मुझे साकेत कोर्ट जाना पड़ा। और 10 दिन के अंदर अंदर कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केस दर्ज करने के ऑर्डर पास किए। और इवन एक स्ट्रक्चर डीसीपी साउथ के लिए लिखा। जज साहब ने खुद लिखा कि भी मैं नहीं जानती कि भी डीसीपी ने अभी तक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया, जबकि सारे फाइंडिंग, सारे फैक्ट्स इनके फेवर में आ चुके हैं। और जो एलिस्ट पर्सन है वो ऑस्ट्रेलिया भागने वाले हैं। हुआ यही, मुकदमा तो कोर्ट के कहने पे दर्ज हो गया, जो एलिस्ट पर्सन जिन्होंने चीटिंग करी थी वो ऑस्ट्रेलिया भाग गए, और वो डीसीपी की कमी की बदौलत। अब डीसीपी की क्या साठगांठ है ये मुझे नहीं पता। और अब मैंने एलजी को और कमिश्नर को लिखा है कि डीसीपी के खिलाफ डीपी एक्ट 140 और सीआरपीसी 197 के तहत मुझे परमिशन ग्रांट की जाए, ताकि मैं दिल्ली हाईकोर्ट में जाके डीसीपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 166A, 217 आईपीसी और 218 में मुकदमा दर्ज करा सकूं।
क्योंकि ये मामला मैडम के खिलाफ बनता है और ये अप्रूव हो गया है। नहीं, अप्रूव कहां से हुआ है? ये अभी कहानी तो है। कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी, एक तरह से कहा जाए। सर कोर्ट ने भी 166A CRPC कह रही है कि भी ये मैडम ने गलत काम किया है, और आईपीसी में प्रावधान है 166A के अंदर ही कि कोई सरकारी मुलाजिम अगर अपनी जो उनकी बंदिशें हैं उसके दायरे में काम नहीं करता तो 6 महीने के लिए उसको सजा होगी उसमें। और नहीं, तो अभी इसमें कोई कोर्ट का ऑर्डर आया है, सजा होगी, या सिर्फ ये आप कानून की बात कर रहे हैं? कानून की बात कर रहा हूँ। जज हाई कोर्ट अपना लोअर कोर्ट ने फाइंडिंग दे दी है मेरे ही केस में, प्रॉपर एक पैराग्राफ बना के दिया है कि भी जब 2 बार तो वो आपके सैंक्शन पास आता। अगर ऑर्डर है उसको पढ़ सकते हैं आप? क्या ऑर्डर में एग्जैक्टली क्या लिखा है? सर ऑर्डर मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड सिर्फ। आप कोई नहीं, बता दीजिएगा, जब तक ऑर्डर मंगवा लीजिए। तब तक मैं आ जाता हूँ कि आखिर आपने जो रिसेंट मामले की बात की डीसीपी साउथ के खिलाफ, जो आपने कंप्लेंट करी, आपने कहा चीटिंग का मामला था, और चीटिंग का जो मामला होता है वो उसका अप्रूवल डीसीपी देता है, लेकिन आपका कहना है कि डीसीपी ने अप्रूवल नहीं दिया, तमाम फाइंडिंग्स आ गए, लीगल ओपिनियन आ गए, उसके बावजूद नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसका नुकसान ये हो गया कि जो आरोपी है वो फरार हो गया, उसके बाद कोर्ट की आपने शरण ली, इन बिटवीन कोर्ट की शरण ली, जब आरोपी यही था तब तक जो ऑर्डर आया तब तक आरोपी फरार हो गया, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल जी। और सबसे बड़ी बात है, जब लीगल ओपिनियन आ जाता है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से तो और कुछ रह नहीं जाता मुकदमा दर्ज करने के सिवा। मैडम ने वो काम किया जो आफ्टर रजिस्ट्रेशन केस करना चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन। वो उन्होंने लिंगर ऑन जो टेक्स्ट थे कि भी इस केस को कैसे लटकाया जाए, वो उन्होंने किया, जो मैडम को इसमें सफलता मिली। मेरे पास सर ऑर्डर आ चुका है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। हाँ, बताइए। वो पर्टिकुलर पोर्शन पढ़ के बताइएगा हमें जहां पर अब वही कोर्ट वही ने सर जो पर्टिकुलर वही 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 पोर्शन पढ़ के बता रहा हूँ हम्म, मैं। I fail to understand then as to why concerned DCP South District has given the observation for further inquiry for examination of remaining witnesses when prima facie there is a commission of cognizable offense and section 154 CRPC IPC mandates for the registration of FIR in such cases. The conduct of DCP South District is not within the bound of law and is merely to harass the complainant by the causing the delay in registration of FIR. DCP South District is warned to be careful in future and be also sensitized about section 166A IPC in the light of the verdict of the constitutional bench of the Honorable Supreme Court in Lalita Kumari versus Government UP and so. और इसको कॉपी भेजी, copy of the order to be sent SHO concerned, DCP concerned and Commissioner of Police for necessary information and compliance report. Next date of hearing so and so. ठीक है, तो इसका मतलब साफ है कि कोर्ट ने ऑर्डर ये पास किया जिसमें लोअर कोर्ट का साफ कहना था कि ये समझ नहीं पाए वो कि ऐसा कंडक्ट क्यों था डीसीपी का, और इसमें एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता था और इसमें मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। अब मुझे बताइए, इस केस में अभी तक कोई मुकदमा दर्ज किया गया? इसमें सर सेम डे मुकदमा दर्ज हुआ धारा 406 424 के तहत। ये कब हुआ मुकदमा दर्ज? कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद? 5 जिस दिन कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसी दिन सेम डे रात को मुकदमा दर्ज हुआ। पूरा महकमा हिला, कमिश्नर कार्यालय तक भी हिला। उसके बाद 3 दिन बाद कोर्ट ने अपनी एक रिपोर्ट कॉल कर रखी थी, उस पर हम पेश हुए, जिसमें मैंने कोर्ट को रिक्वेस्ट करी कि भी आप डीसीपी का कंडक्ट खुद लिख चुकी हैं और आपको पता है कि कैसे इन्होंने इंक्वायरी करी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शॉर्ट डेट
दी जाए, जिससे जो आगे की प्रोसीडिंग है, लुकआउट सर्कुलर इशू होना है, पासपोर्ट कैंसिल होने हैं इनके, वो भी ये करके लाके दे। तो कोर्ट ने मेरी बात को इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस उसके नाते नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 30 तारीख की रख दी है। और जब 30 ऑफ जुलाई। अच्छा, मुझे एक चीज 10 बताइए, जिसमें आपने ये बताया कि जो आरोपियों को पूरा टाइम मिला फरार होने का, मुझे बताइए जब आपने पुलिस के पास दरख्वास्त सबसे पहले की, जब पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, उसके बाद जब आप कोर्ट कौन सी डेट को गए? कोर्ट सर में मेरी पहली डेट थी 25 जून। और ठीक है, जबकि तब मेरी तक जो आरोपी जो थे वो यहाँ देश में ही थे? हाँ जी सर, वो ऑस्ट्रेलिया रहते थे। फरवरी को फरवरी 2022 को वो वापस आए। उसके दौरान जब हमें पता चला कि वो देहरादून अपने घर आ चुके हैं, तो हमने उसी टाइम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया। पुलिस स्टेशन ने अपनी काम बखूबी से निभाया, लेकिन जो एंड रहा वो डीसीपी के गलत रहा, क्योंकि ये मुझे टोटल जो बताइए, कोर्ट। वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं सिर्फ ये इसलिए सीक्वेंस जानना चाह रहा हूँ कि जो फरवरी में जब आरोपी आ गए थे, वो कब तक यहाँ पर रहे? 29 जून 2022। ठीक है, उससे पहले एसएचओ या पुलिस की तरफ से सारी इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी थी? कंप्लीट हो चुकी थी। इवन एसएचओ ने 2-3 बार वहां पर नोटिस भी भेजे आईओ के थ्रू, टेलीफोनिकली नोटिस भी भेजे हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप कोर्ट कब गए? आप दोबारा मुझे बता दीजिए। जून 29 को तो आरोपी फरार हो गए थे, उसके बाद 25 जून को मैंने एप्लीकेशन मूव करी थी, 24 जून को, और 25 को मेरी फर्स्ट हियरिंग थी। ठीक है, और ऑर्डर कब हुए कोर्ट के जिसमें ये स्ट्रक्चर पास हुआ? 5 जुलाई को। मतलब जब ऑर्डर पास हुए तब तक आरोपी जा चुके थे, आपका कहना है? जा चुके थे। और मैंने पहले ही, सिर्फ यहीं तक नहीं सर, मैंने पहले बीच में कमिश्नर ऑफ पुलिस को मेल लिखी थी। कई मेल्स हैं मेरे पास, वो फोन के अंदर ही हैं, जिसमें मैंने आगाह किया था कि डीसीपी की नाकामी के चलते हुए, इनकी डाउटफुल इंटीग्रिटी के चलते हुए वो आरोपी देश फरार हो जाएंगे। और यही हुआ, यही हुआ। और जो वेरी नेक्स्ट डे को ऑर्डर हुए हैं, मैं भी आपको एक लाइन पढ़ के बता देता हूं अभी आपको। उसमें कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दी है कि भी वो आरोपी भाग चुके हैं। इसमें मुझे ये बताइए, ये जो कॉन्डक्ट है, चलिए तो हमने आपके रिसेंट केस की बात की, इस केस का थोड़ा सा अगर मैं ब्रीफ जानना चाहूँ, ये चीटिंग का केस था जिसमें एक टाइमली अगर मुकदमा हो जाता तो टाइमली एक्यूज्ड अरेस्ट हो जाता, लेकिन इसमें डिले टैक्स अपनाया गया और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ गया, इतना ही। इसके अलावा मैं जानना चाहूंगा आपको, जो मैंने उससे नवाजा है कि सिंह इज किंग, आपने दिल्ली पुलिस की चूल्हे इसलिए हिलाई क्योंकि 308 का मुकदमा आपके खिलाफ करीब करीब 20 साल पहले दर्ज हुआ, और उसके बाद मैं आपको लगातार देख रहा हूं, मतलब मैं लगातार आपसे मेरी बात भी होती रहती है, आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपने फिर आपको एक शौक सा लग गया कि अब मुझे अब कंप्लेंटें करनी है। तो मैं कई बार सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात करता हूँ आपके कंडक्ट के बारे में, वो साफ कहते हैं कि वो हमारे पीछे पड़ा रहता है, उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो मैं छूटते कहता हूँ, क्या वो गलत करते हैं? क्या वो कानून के दायरे में रहकर बात नहीं करते? क्या उनका कोई और वेस्टेड इंटरेस्ट है? क्या उनको कुछ कमाई करनी है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं? तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होता। जो आपने सर क्वेश्चन किया, आपने आंसर भी खुद ही दे दिया। ठीक है ना सर। बात यह था कि 308 के केस में ना मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जो मेरा पहला केस दर्ज हुआ, उसके बाद लगा कि दुनिया दुखी बैठी है। मेरे पास आप जैसे बड़े भाइयों का साथ था, मीडिया की सपोर्ट थी, कुछ पढ़ा लिखा था, एक शौक, वो सीढ़ियां चढ़ते चले गए। और हालत ये है अब कि कॉमन कॉज के लिए, कॉमन कॉज के लिए मेरी इन पर्सन बिना वकील की मेरी 6 PIL हाई कोर्ट में चल रही हैं। कभी वो पूरी दिल्ली के लिए सड़कों से रिलेटेड हो, कंटेमिनेटेड पानी से रिलेटेड हो, मेट्रो से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, तो कोर्ट मुझे सुनती भी है। ऐसा नहीं कि कोर्ट हमें वॉच नहीं करती होगी, कोर्ट हमें वॉच करती है। और आज तक आप जैसे भाइयों के आशीर्वाद से हम केस कोई हारे नहीं है, हमेशा पब्लिक के इंटरेस्ट में जीत के ही आए हैं। अब थोड़े आपने दिन पहले कितने केसेस अब तक किए होंगे, मुझे जरा ये बताइए, दिल्ली पुलिस के खिलाफ? प्लस जो आपने कहा 6 तो PIL अभी आपकी अलग अलग कॉमन कॉज पर पेंडिंग है। देखो दर्शकों, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, ये ऐसे शख्स हैं जो अपना काम धंधा, आपकी बेकरी है मैं अगर गलत नहीं कर रहा तो? जी
आप मंजीत सिंह चुग है इनका नाम, बेकरी जो है वो साउथ डिस्ट्रिक्ट इलाके में इनकी बेकरी है। घर परिवार तो आपका भी है, घर वाले बोलते नहीं कि ये आपके बेटे के पापा ये क्या करते रहते हो, आप अपने काम पर फोकस करो, क्यों पुलिस वालों से पंगे करते रहते हो, कोई और काम नहीं है? क्योंकि आज के जमाने में ऐसे लोग देखने में बहुत कम मिलते हैं। सर कई जगह तो उनको भी खुशी मिलती है, हम्म। अगर पब्लिक का कोई भला हो रहा है या कोई गरीब आदमी रोता हुआ आ रहा है और यहाँ सुनवाई हो रही है, या हम्म। उनकी आवाज हम ऊपर तक भेजते हैं, हम्म। तो उनको भी लगता है कि पापा ठीक कर रहे हैं। उनको परेशानी हम्म। जरूर होती होगी जब किसी दुकान पे बैठते हैं, बाकी आज तक हम्म। ऐसा कोई नौबत आई नहीं। हम्म। अब आप देख लीजिए, वो कुछ दिन पहले, साल पहले, 2 साल पहले एक सरबजीत वाला मामला भी चला था, मुखर्जी हम्म। नगर। हम्म। उस केस को भी मैंने ही रन किया, और अभी तक मैं साउथ एक्स पार्ट 1 से लेकर रोहिणी कोर्ट उस केस को फाइट कर रहा हूँ। सिर्फ सरबजीत के लिए नहीं, सरबजीत के लिए मेरी लड़ाई नहीं है, जो पगड़ी के साथ, सिंगों की पगड़ी के साथ दुराचार किया, उसकी लड़ाई है। और पुलिस ने अभी तक उस पर सेक्शन नहीं लगाई, क्योंकि अगर सरबजीत के ऊपर भी सेक्शन लगाते हैं ढंग से, जो नॉर्म्स हैं, तो वो पुलिस वालों के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। आप देख लीजिए, इस मैटर को भी आज तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं करी, और 2 इतना एक्यूज है सिर्फ। एक्सपीरियंस आपको पुलिस से हुआ है, आपको क्या लगता है पुलिसिंग किस तरह से चलती है दिल्ली में? ये एक दूसरे को बचाते रहते हैं पुलिस वाले, या ये कहा जाए कि अगर कोई कंप्लेंट करता है तो उसकी खाट खड़ी कर देते हैं? बिल्कुल यही बात है सर, दिल्ली में थोड़ा कम कह सकते हैं खाड़ खड़ी करने वाली बात, लेकिन बचाते जरूर हैं। अब तो मेरा एक्सपीरियंस है, 12 खंबा रोड विजिलेंस डिपार्टमेंट में भी अब वो अधिकारी नहीं रह गए जो पहले सुनते थे। अब ज्यादातर अगर आप किसी पुलिस अधिकारी की कंप्लेंट करेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट में पहुंचती है, डिस्ट्रिक्ट वाले सेटिंग करके उस कंप्लेंट को नल एंड वॉइड कर देते हैं। और अभी एक और ताज्जुब देखने को मिला, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत कम रहा नया पुलिस हेडक्वार्टर जाने में, वहां पता चला नए कमिश्नर साहब पब्लिक से डीलिंग बहुत कम करते हैं। अब कमिश्नर साहब पब्लिक डीलिंग कम करेंगे तो कैसे काम चलेगा? पहले तो एक आम आदमी भी कमिश्नर से मिल लेता था, तो अब पहले 2 डीसीपी बिठा रखे हैं, उनसे मुलाकात होगी, वो सेटिस्फाई होंगे तब वो आप कमिश्नर से मिल पाएंगे। ये एक थोड़ा सा पब्लिक के साथ इनजस्टिस हो रहा है। नहीं नहीं, इसमें वो ये कहते हैं कि हर एक कंप्लेंट आ जाता है और कई बार ऐसा होता है कि उसमें उल्टी उसी की गलती होती है और वो इधर उधर की बातें कर रहा होता है। टू द पॉइंट अगर बात करके डीसीपी सेटिस्फाइड होगा तो वही आगे भेजेगा, तो क्योंकि वो भी बिजी रहते हैं, उनके पास समय इतना नहीं रहता कि इतने कंप्लेंट्स को सुन सके। एग्री सर, मैं कह रहा हूं, मैं अपनी कंप्लेंट पे ही चलता हूँ। वोटिंग आने के बाद भी अगर मेरे जैसे आदमी के साथ ऐसा हो रहा है, तो एक टूटी हुई चप्पल पहनने वाले आदमी जो पुलिस हेडक्वार्टर जाते हैं, उनके साथ कैसा हो रहा होगा? आपको मैं एक साउथ डिस्ट्रिक्ट एक वाक्य 1 सेकंड में बताता हूँ। सर्दियों के दिन थे, मेरे को कॉल किया हुआ था किसी मीटिंग के लिए, मेरे से एक सीनियर सिटीजन जो बहुत पुअर फैमिली में से थे, इवन माफी चाहूंगा, उनका पजामा तक फटा हुआ था, वो रबड़ की चप्पल में से 5 बजे तक डीसीपी ऑफिस में इंतजार करते रहे मीटिंग के लिए, एडिशनल डीसीपी साउथ। मेरी 6 बजे की अपॉइंटमेंट थी, 6:45 बजे तक मुझे वेट करना पड़ा। आलम यह था, कभी माइक्रोवेव से मिठाई गर्म होके जा रही है, कभी चाय जा रही है, कभी कुछ जा रहा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि मेरे को मीटिंग का टाइम देके 6:45 बजे तक मुझे वेट कराया गया, तो उस बुजुर्ग आदमी के साथ कैसे अब बीती हो रही होगी, वो कैसे वहां पहुंचा? मुझे इस बात का इतना वो चढ़ा कि मैंने वेरी नेक्स्ट डे अपने वकील से डीसीपी साउथ एडिशनल तो 5 लाख का डिफेमेशन का नोटिस भेजे, तो सीनियर अधिकारी कुछ आए कि भी ऑनेस्ट आदमी है, गलती होगी है, तो आप इसको विड्रॉ करें। तो मैंने इसको विड्रॉ किया। और आपकी जानकारी के लिए चिराग जी बताना चाहता हूं, जो एयर डीसीपी, एयर एसीपी जिनकी फील्ड जॉब है, मेरी समस्या सुनने के लिए, आपकी समस्या सुनने के लिए सड़कों पे जाना जरूरी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके नॉर्म्स हैं दिल्ली पुलिस के। आप 3-3 एयर कंडीशन लगा के अपने रेस्ट रूम में, ऑफिस में बैठे रहेंगे। मैं जनाब आपसे ही पूछता हूं, अगर आपके ऑफिस में सिर्फ पंखा हो तो आप क्या बैठेंगे? आपके कमरे में 3-3 आपने एसी लगा रखे हैं, जो एंटाइटल नहीं है आप,
आज आपकी जानकारी में बताता हूँ, डीसीपी आज की डेट में भी अपने कमरे में, ऑफिस में एसी नहीं लगा सकते, और इन्होंने 3-3 एसी लगा रखे हैं। तो मेरे को दुख इस बात का था कि पब्लिक बाहर बैठी है, आप हीटर चला के बैठे हैं, कभी बर्फी खा रहे हैं, कभी वो डोडा बर्फी जो गर्म करके खाई गई उसकी फोटोग्राफ मेरे पास आज भी है। तो आप बताइए क्या आम आदमी परेशान नहीं होगा, दुख नहीं होगा? नहीं, सारे दिल्ली चुप पुलिस बैठे के थे। सीनियर अधिकारी भी इस बात को बोलते हैं कि आप जो है वो, अगर आपको वेट करा दिया किसी अधिकारी ने तो आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं, कंप्लेंटें लगा देते हैं, और जो है आपको शायद आप बहुत ज्यादा आपके पास टाइम है, इसलिए जो है वो आप दूसरे का प्रेशर नहीं समझते, दूसरे की कंडीशन नहीं समझते, इस तरह के आरोप लगाते हैं। बिल्कुल कोई इशू नहीं सर, वो उनका वर्जन है। आपका मिठाई खाने का टाइम है आपके पास, पब्लिक से मिलने का टाइम नहीं है। ये मैं अब इस जानना बात चाहूंगा, को कौन डीसीपी थे, एडिशनल डीसीपी थे जिन्होंने हरकत की, ये भी बताइए। एडिशनल डीसीपी साउथ, जिनको मैंने नोटिस भेजा था, क्या नाम है उनका? परमिंदर सिंह। ये कब की बात है? ये सर तकरीबन लॉकडाउन से पहले की बात है। लॉकडाउन से पहले की बात है, ओके। इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आपने जैसे कई सारी कंप्लेंट्स आपने बताया, कई सारी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, आप खुद ही केस लड़ते हैं, पैसा कहाँ से आता है आपके पास इतना? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो इसमें पैसे की है ना, आप इन पर्सन अपीयर होंगे, टाइम भी देंगे, पैसा भी लगाएंगे, उसके बाद फिर आपका समय इतना खराब होगा, फ्रस्ट्रेशन अलग होगी, और मिलेगा कुछ नहीं उसका एट द एंड। सर मिलेगा कोई बात नहीं, एक सेटिस्फेक्शन, 1% भी अगर हम कुछ देश के लिए कर पाए तो बड़ा सुकून मिलता है। और जो आप कह रहे हैं फाइनेंशियल या जो भी है, मेरी एक टीम वर्क है। मैं अपना केस किसी अधिकारी को, किसी फ्रेंड्स को देता हूँ, वो मुझे टाइपिंग करके एक सेट बना के देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। दूसरे सर्कल वो मेरे को इसकी फोटोकॉपी करके देते हैं। तकरीबन 8 से 10 सेट लगते हैं कोर्ट में, और कलर कॉपी भी होती हैं, वो सप्लाई करना होता है। ये मेरा पूरा टीम वर्क है। मुझे सिर्फ जाके अपेयर होना है, वकील की फीस नहीं लगनी मुझे, सिर्फ इन पर्सन जाना होता है। मैक्सिमम फीस जो लगेगी वो 50 से 100 रुपए होती है। क्या हम अपने इस देश के लिए या सिस्टम को कुछ चेंज करने के लिए खर्च नहीं कर सकते? अब इसी बात से मैं आपके पास आता हूँ। थोड़े दिन पहले अखबारों ने भी छापा था, गणतंत्र दिवस को दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस लिख दिया, और ये एक लेटर पैड पे नहीं, 4 जगह लेटर पैड पे। ठीक है। ये हमारी दिल्ली पुलिस है, स्वतंत्रता दिवस के हर थाने में लेटर भेजे इन्होंने कि भी आप एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि दिल्ली पुलिस मैसेज दे रही है। मैं उस बात को भी लेकर वेरी नेक्स्ट डे चीफ जस्टिस के सामने, उसमें मेरे पैसे नहीं लगे, मैंने चीफ जस्टिस को सामने लेटर दिखाया, उन्होंने वेरी शेमफुल बोला, और दिल्ली पुलिस को सेम डे ऑर्डर करे कि जितने भी लेटर बटे हैं ये सारे विड्रॉ होंगे। तो मैंने कहा जनाब, चीफ साहब ने मुझसे पूछा और कुछ, मैंने कहा जनाब इससे काम नहीं चलेगा, इसमें जो प्रिंटिंग का खर्चा हुआ है वो कौन पे करेगा? तो उन्होंने आके वो भी कहा कि आप क्या चाहते हैं? तो मैंने कहा जी, जो जो अधिकारी इस लेटर को निकालते हैं उन पे सिग्नेचर होते हैं, उसमें एक एसीपी रैंक, 2 सब इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्टर, उनकी सैलरी से लिया जाए। तो अब उसके बाद हेयरिंग आई नहीं, तो मुझे पता नहीं है अभी तक इसमें फाइनल क्या हुआ है, लेकिन लेटर विड्रॉ हो गए। ये तो हुआ मंजीत सिंह की मैटर। आप ये देखें कि ये स्वतंत्रता दिवस को और गणतंत्र दिवस को भी अगर नहीं पढ़ सकते, नहीं रीड कर सकते, चलिए, ये तो तो इनकी मुद्दे पॉलिसी कैसी होगी? मान लिया आपकी बात, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि एनर्जी कहाँ से आती है आपके पास, क्या मोटिवेशन आता है? अखबारों में छपती है इसलिए मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि ये तो बिना, एक तरह से कहा जाए ना, ये एक काइंड ऑफ, इसको एक अलग टर्म मैं बोल रहा हूँ, हालांकि वो टर्म थोड़ी सी अजीब सी लग सकती है, लेकिन एक नशा है। एक नशा है कि भाई मुझे पुलिस वालों की बैंड बजानी है, या मुझे कुछ ऐसा उनके बारे में करना है ताकि मुझे डीसीपी एसीपी घर बुलाए, मुझे बुलाए कि भैया मंजीत सिंह चुग ऐसा मत करो। ठीक है, आपका पॉइंट जेन्युइन है, आप पैसे नहीं लेते हो, कोई रिश्वत नहीं लेते हो, कोई सट्टा नहीं चलाते हो, कोई गलत काम नहीं करते हो, लेकिन प्लीज हमारा पीछा छोड़ दो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, और आज तक कोई आपको बताएगा भी नहीं कि मैंने किसी डीसीपी के पास बैठ के चाय भी पी है। क्योंकि उनका चाय पीने का मतलब है कि खुद आप ऑब्लिगेशन लेंगे उनका, तो आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो सिर्फ पुलिस ही नहीं सर, आप ये देख सकते हैं, अभी रिसेंटली में मैं बता देना चाहता हूँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सड़क, लैंड ऑनिंग एजेंसी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की शादी बेटे की है,
उसके लिए 4 दिन में 1,20,00,000 की सड़क बना दी एमसीडी ने। सड़क किसकी? आर्कियोलॉजी की। शादी किसकी? ब्यूरोक्रेट के बेटे की। सड़क किसने बनाई? एमसीडी ने। और एमसीडी की सड़कों की सड़क दशा आप देख सकते हैं कि टूटी हुई है। ठीक सही है बात सर। है। मैंने अभी विद इन ए मंथ पूरी कोटला, गुरुद्वारा रोड, साउथ एक्स पार्ट 1, आप आके चेक भी कर सकते हैं, पूरी सड़कों के ऑर्डर करवाए हैं। तकरीबन 6 करोड़ रुपया हाई कोर्ट की वजह से वो पास हुआ है। और बहुत अच्छी आधी बात। सड़कें, आधी से ज्यादा सड़कें बन चुकी हैं। और अब वो आप एक्शन उन पुलिस पर की हुआ कोई, जो जो इस तरह से एमसीडी ने काम किया? एमसीडी के ऊपर सर बैठे हैं आज की डेट में कमिश्नर साहब। कमिश्नर और जो ब्यूरोक्रेट थे, आप समझ सकते हैं कि नहीं, उससे आपने ज्यादा वो नाम कंप्लेंट लिया की जाए। थी? हाँ बिल्कुल सर, कंप्लेंट के बिना तो हाईकोर्ट भी एंटरटेन नहीं करता ना पीआईएल कि को। आपने हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कोई एक्शन लिया इस पर? एक्शन बिल्कुल ले लिया, अधिकारियों को बोल दिया गया है आप पहले सड़कें बनाए, आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इवन मैंने उसमें भी 409 का एक केस बनता है और एक मिस एप्रोप्रिएशन का 407 का केस बनता है। मैंने उसके लिए भी कोर्ट को रिक्वेस्ट की है कि भी फंड एमसीडी का, एमसीडी यू एंड मी, और तीसरा आदमी आर्कियोलॉजिकल सर्वे, चौथा आदमी जिसके बेटे की शादी। अच्छा, फिर ताज्जुब की बात देखिए, वहीं पर जहां तक सड़क बननी थी वहीं तक इन्होंने, शादी का फंक्शन था वहां तक सड़क बनाई। उसके चंद कदम, 4 कदम की दूरी पे एक धार्मिक स्थल है, वहां की सड़क टूटी हुई थी, वहां तक इन्होंने सड़क नहीं बनाई। समझ गया, वो पर्सनल रेस्ट्रिक्ट था। तो इसमें कोई ऑर्डर कोर्ट का कुछ आया कि भाई ऑब्जर्वेशन किया, ये जो है इसकी जांच की जानी चाहिए, इस टाइप से कोई चीज? सर इसमें तो ऑर्डर बहुत हैं, पढ़ने लगे तो नहीं बहुत नहीं, टाइम इस लगेगा। पर्टिकुलर जो आपने कंप्लेंट करी थी, इस पर कोई ऑर्डर आया? ये जो सड़कों वाले, नहीं, जो आपने, ये तो आया ऑर्डर के दूसरी सड़कें बनाए जो हाईकोर्ट ने कहा, लेकिन ये जो पर्टिकुलर आपने शिकायत की कि एक ब्यूरोक्रेट ने एमसीडी से सड़क बनवा ली अपने बेटे की शादी के लिए, क्या इस पर कोई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया, कुछ ऑर्डर आया कि गलत किया, या जांच हुई इस बात की? अब ये ना हो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए, मुझे बोला गया कि आप इस बात को भूल जाइए, अच्छा, किसने आपकी बोला? सड़कें बन रही हैं, ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। अच्छा अच्छा। नहीं, आप तो हाँ ईमानदारी के जाने जाते हैं ना कि सिंह इज किंग है तो मैं बता आप। मुझे कोर्ट में ही बोला गया, इवन एक जज साहब के थ्रू, कि आप छोड़ कि दीजिए आप इसको। इस बात को भूल जाइए। तो आप भूल गए, आपने आपकी, फिर फेवर ले लिया जज ना साहब का, ना ना क्यों? सर, नहीं नहीं नहीं, मैंने उसी दिन उनको एक आरटीआई दिखाई। मैं कहा सर मैं हाँ। कैसे भूल जाऊं जब आरटीआई के अंदर खुलासा हो रहा है, एमसीडी अपना एफिडेविट दे रही है कि ये सड़क मेरी है। तो फिर आप क्यों आर्कियोलॉजिकल माने, का बताइए भी मुझे। सर केस नहीं खत्म हुआ ना। हाँ। फर्स्ट तो फर्स्ट भूल ऑफ गए आप, अगस्त भूलने का मतलब तो ये है ना, नहीं केस खत्म सर, हो गया। भूलूंगा नहीं मैं, जब अच्छा, केस चल भूलेंगे रहा है नहीं। सर भूलूंगा ना 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 सर, सर एंड तक लेके जाएंगे, चलिए, एंड तक। आपसे ये कॉन्वर्सेशन हम आगे भी जारी रखेंगे, बड़ी यूनिक कॉन्वर्सेशन है, मैं इस पर 1-2 एपिसोड्स और बनाऊंगा। तो ये आपने देखा, दिल्ली के सिख हैं, दिल्ली के सरदार हैं, दिल्ली के सिंह इज किंग हैं, और ये कहा जाए ये ऐसे सिंह इज किंग है जिन्होंने दिल्ली पुलिस की नाक में दम कर रखा है। और अब यकीन मानिए, मंजीत सिंह चुग इनका नाम है। इनको न सिर्फ दिल्ली में, अब तो कई जगह से फोन आते हैं, क्योंकि कई अखबारों में इनकी खबरें छपती है, कई टेलीविजन चैनल इनको कवर करते हैं। तो आज हम क्राइम तक को इनसे लगातार बात कर रहे थे। ये बातचीत दोस्तों कैसी लगी? मंजीत जी, आप हमारे साथ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे मैं बात करूंगा, थोड़े और एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे आपके। आप जब तो कुछ और सोच लीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, 20-25 सालों में बहुत कुछ आपने ऊपर नीचे देखा है, तो वो भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया मंजीत जी, आपका धन्यवाद। भी सहयोग बहुत रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद।